आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक और चैलेंज खड़ा हो गया। अमेरिका में 44 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये जनाब कांग्रेसमैन हैं, ये सारे के सारे 44। इन्होंने जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी रूबियो को, मार्को रूबियो को एक लेटर लिखा है इन्होंने। और इस लेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 तो इन्होंने लिखा जी, ये एक ट्रांस नेशनल रिप्रेशन हो रही है, यानी जो लोग अमेरिका में रहते हैं या ओवरसीज अमेरिकन हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तानी एहलकारों की जानिब से। लगातार हरासा किया जा रहा है, या इन लोगों को हरासा किया जाता है या इनकी फैमिली जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको पकड़ा जाता है और उनके ज़रिए से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके ऊपर दबाव डाला जाता है अमेरिका में। तो इसे कहते हैं जी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। अब इस मामले पे इस लेटर ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। इसके बाद जी इसमें मिसाल दी अहमद नूरानी की, सलमान सूफ़ी वगैरह की। अहमद नूरानी के आपको याद होगा ना कि 2 भाई उठा लिए थे और जबरी तौर पे लापता कर दिए थे, उनको टॉर्चर किया गया। जिस हालत में वो वापस आए वो भी हम सब जानते हैं, और अब उन्हें पाकिस्तान से बाहर आने की इजाज़त भी नहीं है। फिर इसी लेटर में जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई पाकिस्तान में, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ लगातार पाकिस्तान में हो रही, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जिक्र किया गया, और इमरान खान साहब की जो नाजायज़ कैद है इसका भी इस लेटर के अंदर बाकायदा आवाज़ उठाई गई। साथ में जो पाबंदियाँ, अब इसमें जो मुतालबा है वो ये है कि पाबंदियाँ लगाई जाएँ, असासे जब्त किए जाएँ और कार्रवाई की जाए, और ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बार बार उन्हें टारगेट किया गया इस लेटर के अंदर। और ये 44 लोग हैं कांग्रेसमैन जिन्होंने मार्को रूबियो को ये लेटर लिखा है। ना सिर्फ उन्होंने ये लेटर लिखा बल्कि उन्होंने चंद सवालात भी पूछे हैं और इनका जवाब भी तलब किया है। 17 तारीख तक वो कहते हैं जी 17 दिसंबर तक आप हमें इसके बारे में बता दें ताकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये जो आखिरी सफ़ा है, क्योंकि ये 4 सफ़ात हैं और इसमें बल्कि ज़्यादा सफ़ात हैं, इसमें जो पहला सफ़ा है वहाँ से लेटर शुरू हो जाता है, दूसरा और तीसरे के ऊपर ये सवालात हैं, और इसके बाद मज़ीद 4 सफ़े हैं जिनके ऊपर दस्तखत हैं 44 कांग्रेसमैन के। अच्छा, अब जो सवालात इन्होंने पूछे हैं वो ये कि आसिम मुनीर का जो गैर जमहूरी किरदार और आमिराना हुक्मरानी है, क्या अमेरिका आसिम मुनीर और दीगर मिलिट्री ऑफिशियल पर बैन लगाया अमेरिका ने। इसके बाद एक और चीज़ उसमें उठाई, उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर बैन लगाना, पाबंदियाँ लगाना या जो मैग्निट्स्की सैंक्शंस हैं उसका भी इसमें तस्करा किया गया कि वो इन पे लगाई जाएं। नंबर 2 ये उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, यानी इसके अलावा, यानी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसके अलावा और क्या ऐसा है कि जिसकी सूरत में पाकिस्तानी जो मिलिट्री हुकूमत है इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएं। यानी उन्होंने कहा जी कि ये इतना सारा कुछ पाकिस्तान में हो गया, सारा कुछ उन्होंने लिखा 3 सफ़ात में। फिर उन्होंने पूछा कि जनाब आप बताएं ये सारा कुछ हो गया है और क्या ऐसा हो कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री हुकूमत के ऊपर आपको पाबंदी लगाएं या उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाएं। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा कि अमरीकी हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है कि अमरीकी शहरी जो पाकिस्तानी भी है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो अमरीकी शहरी हैं वहाँ पे, क्योंकि जो अमरीकी शहरियों पे जो दबाव डाला जा रहा है उनके ख़ानदानों को पाकिस्तान में महफूज करने के लिए अमरीकी हुकूमत किस किस्म के इकदाम कर रही है, ये भी सवाल उठाया गया। फिर ये भी पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उससे पहले आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, इन मुलाकातों में क्या ये मामलात उठाए गए जिनका हमने तस्करा किया लेटर में, और अगर उठाए गए तो इनका फॉलोअप क्या है, किस किस्म की पाबंदियाँ लगवाई गई या लगाई गई, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। फिर आखिर में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर के साथ आप एंगेजमेंट करते हैं तो अमेरिका तो डेमोक्रेसी में मानता है, ह्यूमन राइट्स में मानता है, तो जब आप उनके साथ एंगेजमेंट करते हैं तो ऐसी एंगेजमेंट से जो अमेरिका के जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हवाले से पॉलिसी है उन उसूलों की खिलाफ वर्जी हो जाती है, क्या नहीं होती, ये भी उन्होंने पूछा। तो अब ये 5 चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। मार्को रूबियो का लेटर आएगा जवाब में तो फिर पता चलेगा कि वो इसका जवाब क्या देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी फ़िलहाल आसिम मुनीर साहब ने वो अचीव कर लिया जो वो अचीव करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें क्या अचीव किया, कुछ भी नहीं। अगर आर्मी चीफ कोई और भी आ जाता तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा जब पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, जब इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद हो जाएंगी, जब अदलिया आज़ाद हो जाएगी, मीडिया आज़ाद हो जाएगा, जब पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगा, जब पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, जब पाकिस्तान में 2 नंबरी और फ्रॉड बंद हो जाएगा, जब पाकिस्तान में एहतसाब का एक गैर जानिबदार सिस्टम होगा जिसकी मौजूदगी में करप्शन कोई नहीं कर सकेगा, जब इदारे सियासत में मुदाखलत बंद कर देंगे,
जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, सिफारिश रिश्वत, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और अपनी मर्जी के बंदे इधर लगाओ उधर लगाओ, जब ये खेल ख़त्म हो जाएगा तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। अभी सिर्फ चंद लोगों की जिनकी तैनातियाँ उनकी किस्मत बदली है, पाकिस्तान की नहीं बदली। नाज़रीन, इसराइली अखबारात ने इंकशाफ किया है और एक ख़ास तौर पे ये इसराइली अखबार मेरे सामने मौजूद है, हेरेट्स, और हेरेट्स ने भी इसके बारे में बताया, इसराइली अखबार ने भी इसके बारे में बताया, इनके जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। और इससे पहले एक दफ़ा ये रिपोर्ट मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ, ये किसी और ज़रिए से आई थी। अब वो ये बता रहे हैं कि इसराइली सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं अमरीकी पाबंदियों के बावजूद। ये नहीं, एक इसराइली कंपनी है, इसका बाकायदा यहाँ पे इन्होंने नाम भी लिखा है, ये स्पाईवेयर फर्म है और इंटेलेक्सा, और ये जनाब एक साबिक ऑफिसर है जो इसको चलाता है। अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है लेकिन इसके बावजूद ये एक्टिव है और पाकिस्तान जो है वो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा है, सऊदी अरब भी कर रहा है और कुछ और जगह पे भी इस्तेमाल हो रहा है, ये इसमें कहा गया। लेकिन पाकिस्तान में जो रिपोर्ट है वो ये है कि दर्जनों अफराद की जासूसी की गई है, इसराइली सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया है और जिस कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है। और हाल ही में इसका पूरा एग्जाम्पल दिया गया, इस सॉफ्टवेयर के जरिए से वकील का मोबाइल फ़ोन हैक किया गया और उसकी मालूमात सारी हासिल की गई। ये जो नाज़रीन आपको कोई लिंक आ जाता है ना, कभी कभी आपको ईमेल में आ जाए या आपको मोबाइल फ़ोन में आ जाए, इस किस्म का कोई लिंक आपके पास आ जाए, चाहे वो खबर की सूरत में आए या आपकी अपनी खबर की सूरत में आए, तो आपने वो खोलना नहीं है जब तक कि आपको पूरा यकीन नहीं है। बाद औक़ात आप किसी लिंक को खोलते हैं, आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। लिहाजा इसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको और बताता हूँ। आपको कोई भी चीज़ आए, उस चीज़ को फॉरवर्ड करें किसी आप एक्स्ट्रा डिवाइस के ऊपर। ये सबके लिए नहीं है, जो लोग बड़े ओहदों पे हैं या जो लोग ये समझते हैं कि उनकी जासूसी की जा सकती है, तो वो बड़े आराम से ये कर सकते हैं कि उनको जो भी कोई चीज़ लिंक की सूरत में किसी सूरत में आए तो उसको किसी और डिवाइस पे कहीं और भेज दें, किसी और अकाउंट पे उसको भेजें और वहाँ से उसको खोल कर चेक कर लें अगर आपको चेक करना ही है तो। वरना हर चीज़ आपको वैसे ही अवेलेबल होती है, आप सर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो किसी और डिवाइस के ऊपर, किसी और अकाउंट के ऊपर कहीं और जाके आप ये ट्राई करें। अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, अपने ज़ाती अकाउंट्स के ऊपर इसको खोलेंगे तो ये इम्कान मौजूद रहेगा कि आपको हैक किया जा सकता है। नाज़रीन, प्यूटन पहुंचा भारत में उसका बड़ा इस्तकबाल हुआ, रेड कारपेट किस्म का। लेकिन भारत में आने के बाद प्यूटन ने वहाँ तालिबान की तारीफ़ की, जो एक बड़ी अजीब बात है। अफ़गान तालिबान की तारीफ़ की है प्यूटन ने भारत में बैठ के। उन्होंने कहा तालिबान क्लियरली कंट्रोल्स द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं और तालिबान की हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं, बहुत सारे एक्शन लिए हैं दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़, और वो कामयाबी से ये काम कर रहे हैं। तो ये प्यूटन का अफ़गानिस्तान के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट देना भारत में बैठ के पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें बड़ी मानी खेद हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।